अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी बहला। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मगर जब भी याद आती है खौफ से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टांगे कांपने लगती हैं और मैं शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता हूँ। मैं सलाला से 500 सोने की ईंटें गाड़ी में लोड करके तबरेज़ से होता हुआ मस्कत जा रहा था। बड़ा तवील रास्ता था। रास्ते में नजवा की चेक पोस्ट पड़ती थी। पुलिस मुलाजमीन ने दूसरी गाड़ियों की तरह मुझे भी गाड़ी लेन में लगाने का इशारा किया। चेक पोस्ट पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि दिल को एक वहशत सी होने लगी। मुझे वैसे भी गर्मी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं एयर कंडीशन गाड़ी से नीचे उतरा था। मुझे इस चेक पोस्ट पर पुलिस से हस्बे मामूल कोई खौफ या खतरा महसूस नहीं हो रहा था। जब मेरी गाड़ी चेक कराने की बारी आई तो मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा पुलिस मुलाजमीन को चेक करवाने के लिए खोल दिया। हर जगह सोने की ईंटें चमक रही थीं। सोने की चमक से आंखें चुधिया रही थीं। एक पुलिस मुलाजिम ने टॉर्च से डिक्की चेक की। उसने उन सोने की ईंटों की तरफ बुरी नज़र से देखा भी नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे गोल्ड की रसीद तलब की, जो कि मैंने पेश कर दी। उसने रसीद पर सरसरी नज़र डालने के बाद सोने के व्यापारी और मेरे मालिक को फ़ोन करके कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल की और मुझे क्लियर करके जाने की इजाज़त दे दी। इस कार्रवाई के दौरान मेरा रात का खाना लेट हो गया। वैसे भी अकेले मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरता। हाँ, अगर कोई साथ बैठा हो तो एक की जगह 2 रोटियां भी खा लेता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं तवील सहराई रास्तों पर सफ़र के दौरान रास्ते में एक या चंद अफराद को बैठे देखकर गाड़ी रोक लेता हूँ ताकि उनके साथ बैठकर गपशप भी लग जाए और साथ खाना भी खा लिया जाए। इस तरह थोड़ी बहुत थकावट भी दूर हो जाती है और नमाज भी पढ़ लेता हूँ। रात बहुत ज़्यादा गुजर चुकी थी। भूख मुझे बहुत ज़्यादा सता रही थी। सारा दिन आफताबी किरणें दौरान सफ़र मेरी आंखों को चुधियाती रही थीं। मैंने सोचा कुछ देर खुले आसमान के नीचे बैठना चाहिए, इसलिए मैं रास्ते में कोई ऐसा ठिकाना तलाश कर रहा था जहां कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकूं। दिन भर सहरा की लू से गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी थी। चेक पोस्ट से चलते हुए 60-70 किलोमीटर दूर सड़क के दाएं तरफ तकरीबन 1.5-2 फरलांग के फासले पर मुझे कुछ लाइट्स जलती हुई नजर आईं। इन रोशनियों के पास ही 2-3 जगहों पर आग के अलाव भी रोशन थे। मैंने सोचा यहाँ मकामी लोग कोई जश्न या पिकनिक मना रहे हैं, या हो सकता है इनके यहाँ किसी बच्चे की कोई विलादत हुई हो या कोई शादी या कोई रस्म अकीका हो। इनके पास चलना चाहिए क्योंकि अरबी लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल होने पर फख्र महसूस करते हैं। मैंने गाड़ी आहिस्ता करके सड़क किनारे पार्क कर दी और नीचे उतरकर खड़ा हो गया। सहराई ठंडी हवा के झोंके मेरे जिस्म से टकराए। मैंने सुरमई रंगत में घिरे आसमान पर हल्के हल्के जगमगाते सितारे देखकर एक भरपूर अंगड़ाई ली। ताज़ा हवा के झोंके मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हुए, जिनमें हवा का प्यार छुपा हुआ था। मैंने जिस्म को खुलता हुआ महसूस किया। रात के वक्त नरम नरम रेत कितनी हसीन थी। कोमल कोमल रेत का प्यार मेरे पांव से छूते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे जिस्म में सरायत करने लगा, जिससे मुझे अपने जिस्म में ठंडक महसूस हुई। फिर मैं उन रोशनियों की जानिब चल पड़ा। करीब पहुंचा तो खजूर के दरख्त के नीचे चंद लोग दायरा बनाए बैठे थे। उनके पीछे और भी बहुत से लोग बैठे और खड़े थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर दायरे वाले लोग एहतरामन खड़े हो गए और मुझसे बारी बारी मुसाफा करने लगे। इनसे सलाम व दुआ करते हुए मेरी अजीब सी हालत हो गई। जो लोग पीछे बैठे थे
एक पतीली के नीचे अजीब अंदाज में आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जैसे कोई खुसूसी मंत्र फूंक रहे हों। उन्हीं के पास एक शख्स मुजस्समे की तरह बैठा था। दूसरे के मुंह से राल टपक रही थी। दायरे वाले लोगों में से एक मेरे गले लगकर कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? मैंने हल्की आवाज में पूछा। तुमने खुशबू तो नहीं लगाई? उसने भी मध्यम आवाज में पूछा। नहीं नहीं, मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर वो दोबारा दरी पर बैठ गया। उनकी सूरतों पर खूबसूरती बराए नाम भी न थी, कोई वाजबी सा चेहरा भी नहीं था। उजड़े हुए सर, बड़ी नामुराद और बदहाल शक्लें थीं, जैसे इंतहाई गुर्बत की हालत में खुराक की कमी से ज़्यादा बीमार रहने से मुंह बिगड़ जाते हैं और जिस्म बे इंतहा लागर हो जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे जुल्म रोकने की फरियादें कर रहे हों या अपनी बदकिस्मती का ऐलान कर रहे हों। उनकी गर्दनें मुड़ी हुई थीं। मेरे दिमाग में इन लोगों के बारे में अजीबोगरीब सवालात उभरने लगे। मैं समझा शायद ये किसी कोढ़ी मर्ज या किसी अनजानी बीमारी वगैरह में मुब्तला हैं जिसने इनकी ये हालत कर दी है, और शायद इलाका बदर कर दिए गए हैं, या ये किसी सहराई इलाके या देहात के बद्दू हैं। हो सकता है लोहे की भट्टियों में काम करते हों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कभी शहरों का रुख ही न किया हो और दुनिया से राब्ता न होने की वजह से कुछ नया न जान सके हों। ये भी हो सकता है इंतहाई सादा दिल और दुनियादार लोग ना हों। कोई चेहरा भी उजला नहीं था। सब के सब बदनुमा थे या कोई ऐसा काम करते हों जिसने इनकी शक्लें बिगाड़ दी हों और दुनिया व माफिया से बेखबर होकर सहराई जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूँ। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसको मैंने जब्त करने की कोशिश की। मेरा रंग गुलाबी है। इस वक्त मेरी हैसियत उनके दरमियान दुनिया की खूबसूरत तरीन शख्स की थी। चंद लोग हसरत व मलाल से मुझे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए महसूस हो रहे थे जैसे वो दुनिया की किसी अनोखी खूबसूरत शख्सियत को देख रहे हों कि काश वो भी मेरे जैसे होते। थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, कहीं मेरा चेहरा नोच ही न ले। मैंने हमदर्दाना तौर पर इस ख्याल को नज़रअंदाज कर दिया कि अगर मैं इन जैसा होता तो क्या कर लेता। आखिर उन्हें भी तो उसी ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। मेरे करीब खड़े एक शख्स ने पूछा, सदीक, दोस्त, क्या सोच रहे हो? मैंने अस्तराबी कैफियत में पूछा, आप कौन लोग हैं जो दुनिया से किनारा कशी करके बैठे हुए हैं? उसने मुस्कुराकर एक हल्का सा कहकहा लगाया, मगर मेरी बात का कोई जवाब न दिया। उसका बेरस कहकहा सुनकर मुझे उस पर फिर तरस आ गया। उसका हाथ राशा के मरीज की तरह कांप रहा था। इस तमाम माहौल के इर्द गिर्द बेबसी का अंसर नुमाया था। फिर उस शख्स ने बड़ी चाहत से दरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बैठो दोस्त, कैसे आए हो? मैं उसकी दावत पर इनके दरमियान शांत होकर बैठ गया और जवाब दिया, गुजर रहा था, परदेसी हूँ, मस्कत जा रहा था, इधर रोशनियां देखकर रुक गया हूँ। सोचा आप कोई जश्न मना रहे हैं, आपके साथ खाना खा लूं, इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी कर लूंगा। मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर खाना खाओ और आराम भी करो, हमारे पास सब कुछ है, तुम क्या खाओगे? उसने बड़े प्रेम से जवाब देते हुए पूछा। जो मिल जाए वही खा लूंगा, मेरे पास अपना खाना भी है। मैंने कहा, अपने खाने को रहने दो, आज हमारा खाना खाओ, हमने बड़ा लजीज खाना तैयार किया है। इतना कहकर उस शख्स ने पास बैठे दूसरे शख्स को इशारा करके कहा,
इसके लिए खाना लाओ। अच्छा। एक और बेवकार चेहरे वाले शख्स ने बड़ी दिलखराश आवाज में जवाब दिया, जिससे मुझे अपने जिस्म में चुभन सी लगती हुई महसूस हुई। मैं उस शख्स को देखने लगा जो खाना लेने गया था। उसने मेरे सामने चंद बर्तनों से ढकने उठाकर खाने की एक बड़ी प्लेट में डाला और प्लेट को लाकर मेरे हवाले करके कहा, और भी ले लेना। मैंने प्लेट पकड़कर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये खाना अपनी गाड़ी में बैठकर खा लूं, क्योंकि गाड़ी में एयर कंडीशन लगा हुआ है। इसमें कोल्ड ड्रिंक और कुछ और खाने का सामान भी मौजूद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम मुनासिब समझो, उसने जवाब दिया। मैं प्लेट पकड़कर खड़ा हो गया और गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा कि उस शख्स ने आवाज देकर कहा, जरा ठहरो। मैं रुक गया तो उस शख्स ने खाना देने वाले शख्स से कहा, इसको खाना ढाँप कर दो, रेत उड़ रही है, खाना खराब हो जाएगा। जो ही मैंने खाने की ट्रे से ऊपर वाली ट्रे उठाई, अनजानी और अजीब सी बदबू के भभके जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघे थे मेरी नाक के नथुने से टकराए। खाने की तरफ देखा तो प्लेट में खाने की जगह गलाजत पड़ी थी। गलाजत देखकर और उसकी बदबू को सूंघकर मेरे गले में एक कराहियत भरी आवाज निकली, जिससे मेरे जिस्म में एक झुरझुरी पैदा हुई और भूख उड़ गई। ऐसा खाना जबरदस्ती भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता था। खाने की ये हालत देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया कि इन अरबी देहातियों ने मुझे क्या समझकर मेरे साथ ऐसा मजाक किया है। खाने की जगह गलाजत दे दी है, ये तो बाहर वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। यकीनन उन्होंने जानबूझकर ऐसा करके मेरी बेइज्जती की है। मैं जरा उनको पूछता हूँ, तुम कैसे बेहिस लोग हो, अपने मेहमान के साथ ये कैसा सलूक करते हो? क्योंकि प्लेट में पड़ी हुई गलाजत से उनकी बेहिसी और बेमुरवती आया थी। मैं मायूसी के हिसार में उलझा हुआ गाड़ी से नीचे उतरा और उस जानिब चल पड़ा जिस जगह वो रोशनी में बैठे थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। मुझे उनकी हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। मैं सीख पा हो गया था। मेरे दिल में अनगिनत गुस्सैले ख्यालात थे, मगर क्या देखता हूँ कि लाइटें बंद हो चुकी हैं और रोशनी बराए नाम भी नहीं थी। मैं सोचने लगा, हो सकता है जनरेटर खराब हो गया हो और लाइटें बंद हो गई हों। मैंने जेब से टॉर्च निकालकर उन लोगों को दाएं बाएं देखने की कोशिश की, मगर वहां हैरत अंगेज हद तक कुछ न था, बल्कि वो जगह सरसरा रही थी। सब कुछ ऐसे गायब था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने आवाजें देना शुरू कर दी, दोस्त दोस्त कोई है? मगर कोई जवाब ना आया, न ही कोई मेरे पास आया। मैं अजीब उलझन में फंस गया था। या इलाही, मेरे साथ क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले तो यहाँ मेला लगा हुआ था, अभी सब लोग कहाँ चले गए हैं? क्या मैं होश में नहीं, कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हर तरफ नफरत की धुंध कायम हो चुकी थी, मगर अब मैं हड्डियों के चलने की बू महसूस करने लगा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक शख्स ने मुझे सूंघ कर पूछा था, तुमने खुशबू तो नहीं लगाई? फौरन मुझे याद आ गया, बुरे जिन्नात खुशबू से भागते हैं और अच्छे जिन्नात गंदगी से, इसलिए खुशबू, गलाजत, बू और अचानक रोशनियों के गायब होने में कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। मेरे जहन में एक डरावना सा सवाल उभरा, कहीं ये जिन्नात का बसेरा न हो। ये ख्याल आते ही मेरे पसीने छूटने लगे, दिल घबरा गया और जिस्म थर-थर कांपने लगा, जैसे कोई अचानक भूतों को देखकर डर जाए। और प्लेट खुद ब खुद एक तरफ खींची चली जाने लगी। मैंने फौरन फैसला किया, अब यहाँ से भागना चाहिए।
और बुजुर्गों के कौल के मुताबिक ऐसी सूरत में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैंने मजीद परेशानी से बचने के लिए फौरन गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अचानक मेरे आसपास से कहकहों के बेहंगम आवाज़ें बुलंद हुईं, जैसे बर्बादी के वक्त मस्खरे हंसते हैं। जिन्नात मेरा नाम लेकर पुकारने लगे, रुक जाओ चांद, रुक जाओ चांद, आगे मत बढ़ो। रेत के एक गुबार ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। मैं पूरी कुव्वत से गाड़ी की जानिब भागा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पीछे हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं और जिन्नात मेरे पीछे घोड़ों की तरह सर पर दौड़ रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। रेगिस्तानी रेत बार बार मेरे गिर्द हिसार कायम कर रही थी। मैं हर बार इस हिसार को तोड़ रहा था और जल्दी से रास्ता तय करके गाड़ी के अंदर पहुंचना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट थी, मुझे सिर्फ दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठकर भागना था, मगर हर तरफ गड़गड़ की आवाज़ गूंज रही थी और रेत का समंदर मेरा घेराव किए हुए था। मेरे पाँव के नीचे बार बार रेत फिसल रही थी। कहकहों और चीखों की लंबी गूंजें और दिल को काटने वाला बेहंगम शोर था। मैं बोझल कदमों से शिद्दत के साथ हाँफता हुआ भागता जा रहा था। भागते भागते मेरे सीने और पसलियों में दर्द होने लगा। खौफ से मुझे अपने चेहरे का गुलाबी रंग स्याही माइल में तब्दील होता हुआ और जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था हर सांस के साथ रेत मेरे सीने में उतरती जा रही थी। मैं गाड़ी के करीब पहुंच चुका था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे किसी नामालूम ताकत ने मुझे रोक लिया हो। अचानक एक चेहरा मेरे सामने नमूदार हुआ। उसके सर से पीठ तक काले लंबे बाल थे। मेरी इससे गाड़ी की तरफ बढ़ने के लिए हाथापाई शुरू हो गई, जो चंद लम्हे तक जारी रही। उसके होठ हिल रहे थे, मगर कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे आसपास फितना फसाद का बाजार गर्म हो गया। जिन्नात ने शक्लें बदल बदल कर मेरे दाएं बाएं शैतानी हरकत शुरू कर दी। उन्होंने मुझे एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया। कभी वो मुझे नीचे गिराते, कभी एक दूसरे की तरफ उछालते। कभी मैं खला में पहुंच जाता, कभी मुझे हवा में मुअल्लिक कर देते। मैं अपने आप को बचाने के लिए हवा में बेसुध पकड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक इस किस्म की धींगा मुश्ती चलती रही। मेरा जिस्म इनकी हरकतों से बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था। अचानक उन्होंने मुझे रेत पर उल्टा लिटा दिया और न नजर आने वाली कोई भारी चीज मेरे ऊपर रख दी। कभी महसूस होता मेरे ऊपर कोई जिन बैठा हुआ है, जो कभी कभार हिलता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं अजीब अजियत में मुब्तला था। एक अजीब तिलस्म होशरुबा था। कुछ देर बाद मुकम्मल खामोशी छा गई, मगर मेरे लिए अपनी जगह से हिलना मुश्किल था। पता नहीं वो क्या करके गए थे। अचानक मेरी नज़र गाड़ी पर पड़ी, जिसको वो उठाकर कहीं ले जा रहे थे, मगर खुद नज़र नहीं आ रहे थे। तकरीबन आधे रास्ते तक गाड़ी को ले जाकर उन्होंने हवा में छोड़ दिया। गाड़ी रेत पर गिरी और एक धमाके की आवाज़ बुलंद हुई। मैं और ज़्यादा घबरा गया। वहाँ से उन्होंने गाड़ी को घसीटना शुरू किया और नखल की मिट्टी यानी पेड़ की मिट्टी तक ले गए। बादे अज़ां मुझे भी घसीटते हुए पेड़ की मिट्टी तक ले गए और मेरी पहले वाली पोजीशन दोबारा बना दी। फिर उन्होंने 2-2, 4-4 सोने की ईंटें उठाकर नामालूम सिमत की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया। मेरे लिए इनको रोकना नामुमकिन था। मैं इन ईंटों को वाज़ेह तौर पर देख सकता था। ईंटें जा रही थीं, मगर वो नज़र नहीं आ रहे थे। खौफ ने मेरी आवाज़ बंद कर दी थी। आखिरकार मेरे ऊपर से वज़न हटा तो मैं हिलने जुलने के काबिल हुआ कि खुदा का शुक्र है अब मैं आज़ाद हूँ। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा, मगर मुझे ये भी फिक्र लाहक थी, पता नहीं गाड़ी स्टार्ट भी होती है कि नहीं। मैं चुपके चुपके गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, मगर ये क्या हुआ, अचानक फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया।
एक सोने की ईंट हवा में लहराती हुई आई और मेरी पेशानी पर आकर लगी और खून का फव्वारा फूट उठा। फिर मुझे किसी नामालूम हाथ ने घसीट कर गाड़ी के पीछे टायर के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी के पीछे टायर थोड़े से बुलंद हुए। फिर मुझे सीधा लेटाकर मेरे दोनों बाजू एक तरफ के टायर के नीचे रख कर ऊपर गाड़ी का बोझ डाल दिया गया और सब चले गए। उस वाकये के बाद हर किस्म की हरकत व सकनात बंद हो गई। बाजुओं पर गाड़ी के वजन से मैं कराहने लगा। मेरा हिलना जुलना या टायर के नीचे से बाजू निकालना नामुमकिन था। सितारों की रोशनी तकरीबन मांद पड़ चुकी थी क्योंकि सूरज तलू होने का वक्त आ गया था। रात की खुनकी जाती रही। सारा शोरगुल शराब की तरह गायब था। सन्नाटे में सुबह की दिलफरेब रेगिस्तानी हवा मेरे जिस्म से टकराई, मगर बेवजह। परेशानी मेरे दिल और दिमाग पर कोई दिलकशी पैदा न कर सकी। सुबह भी आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। दिन की गर्मी शुरू हो गई। यहाँ तक कि दिन के 10 बज गए। सड़क दूर गाड़ी के दाएं तरफ थी, मैं बाएं तरफ था। इस तरफ से सड़क नजर नहीं आ रही थी, मगर मेरे कान गाड़ियों की आमदो रफ्त की आवाजों पर लगे हुए थे। मैं मालिके कायनात से दुआ कर रहा था, काश अभी कोई गाड़ी इस तरफ निकल आए तो मेरी जान बच जाए। अब तपते सूरज की बेदर्द रोशनी मेरे जिस्म में सरायत करना शुरू हो गई थी। हल्की हल्की हवा के साथ रेत उड़ उड़कर मेरे ऊपर इर्द गिर्द पड़ रही थी। मैं हर चंद कोशिश कर रहा था कि रेत मेरी आंखों में न पड़े और न ही मेरे जिस्म से टकरा कर मेरे आसपास इकट्ठी हो, क्योंकि हवा में उड़ने वाली रेत को एक जगह इकट्ठा होने के लिए जरा सा आसरा चाहिए होता है। बाद में रेत के जर्रात वहीं टीले की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। मैं बार बार जिस्म को जुम्बिश दे रहा था कि रेत मेरे आसपास इकट्ठी ना हो। अब आधा दिन गुजर चुका था और सूरज ऐन आंखों के ऊपर आ चुका था। तेज धूप, रेत की तपिश, गाड़ी के वजन और एक ही जगह जमे जमे मेरा जिस्म झुलसने की तरफ मायल था। सहराई हवा के आवारा गरम गरम झोंके मेरे दाएं बाएं गर्दिश करते हुए बार बार मेरे जिस्म से टकरा रहे थे। मेरे आसपास दिन भर उदासी की फिजा छाई रही। मेरा जिस्म सख्त बुखार में मुब्तला हो चुका था। अपनी बेबसी पर रोने की ख्वाहिश के बावजूद भी न मेरी आंखों से आंसू गिरे और न ही मेरे हलक से कोई आवाज निकल रही थी। शायद सड़क पर गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों के मुसाफिरों के दिलों में भी जिन्नात का खौफ सवार था, इसीलिए वो रुकते नहीं थे। आज़ादी हासिल करने की कश्मकश में मेरे आसाब ज़्यादा तन गए थे। एक लख्ता भी सुकून नहीं मिल रहा था। दूसरी रात शुरू होने वाली थी। जिंदा रहने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। मैं खुद को लम्हा बलम्हा मौत के करीब महसूस कर रहा था। आज सही मानों में मुझे दुनिया में अपनी हैसियत और औकात का अंदाज़ा हो गया। अगर चंद लम्हे और इसी तरह गुजरते, मेरे नाक और चेहरे का रेत में गर्क हो जाना यकीनी था। इशा का वक्त था कि मेरे करीब एक गाड़ी आकर रुकी और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक शख्स मेरी तरफ बढ़ा। उसने सर पर अमामा बांध रखा था और सफ़ेद अबाया पहना हुआ था। उसकी गाड़ी की हल्की रोशनी में उसका स्याह काला रंग, सफ़ेद आंखें और सफ़ेद दांत देखकर मैं डर गया। मैं समझा यकीनन अब फिर मेरी बेबसी और लाचारी का कोई नया तमाशा शुरू होने वाला है। खौफ की नई लहर पूरी शिद्दत से मेरे तन बदन में गर्दिश करने लगी। उसने हमदर्दाना लहजे में कहा, घबराओ नहीं, मैं इंसान हूँ और एक आमिल हूँ। अक्सर इधर से गुजरता हूँ। तुम्हारी गाड़ी वीराने में खड़ी देखकर आया हूँ कि शायद कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। ये जानकर मेरे दिल में जिंदा रहने का एक हसीन एहसास पैदा हुआ कि मेरे पास आने वाला जिन्नात नहीं बल्कि इंसान है, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जिन्नात की शरारतों से वाकफियत रखने वाला एक आमिल था। मुझे जब पता चला मेरे करीब आने वाला दरअसल मुझे बचाने के लिए आया है, मेरे तन बदन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वही दिल जो चंद लम्हे पहले मौत के खौफ से सीने में रुकने की तरफ मायल था,
अब जिंदगी की रमक से शाद होने लगा। मैंने उस आमिल से कहा, पहले जैक से गाड़ी उठाकर मुझे बाहर निकालो। मेरे दोनों बाजू टायर के नीचे शल हो चुके हैं। वो फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा और जैक लाकर मेरी गाड़ी के नीचे लगाकर गाड़ी को उठाकर मेरे बाजुओं को आज़ाद कर दिया। मेरा जिस्म बुखार, नकाहत और थकावट की वजह से चूर चूर था। उसने मेरी नब्ज चेक करके कहा, तुम्हें तो सख्त बुखार है। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ फंसे कैसे? मगर मैंने जवाबन पानी मांगा। मेरी बिगड़ी हुई हालत देखकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया और कहा, बेवकूफ़, ये जिन्नात का इलाका है जो बहला के नाम से मशहूर है। इस जगह कोई नहीं रुकता और गाड़ियाँ भी तेज़ी से गुजरती हैं। अब जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो, ऐसा ना हो किसी और आफत में फंस जाएं। मैं नकाहत में तेज़ी से आमिल की गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। आमिल मेरी गाड़ी के नीचे से जैक निकाल रहा था कि एकदम मेरे कानों में रुक जाओ चांद, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो की आवाज़ें मेरे कानों से टकराईं, जिनको आमिल ने भी सुना और उसने गाड़ी में बैठकर इसको भगाना शुरू कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। शुक्रिया। अगली कहानी, नागिन। उस लकड़हारे को एक दिन एक नागिन की जान बचानी पड़ गई थी। और फिर सुनते रहिए।